हाँ, मेरे शेर और शेरनियों सभी को नमस्कार। आ जाइए मित्रों। विक्रम सिंह जी नमस्ते, राजकुमारी जी नमस्ते, पीताम्बर जी सुमन नमो नमः, नर्मदा जी नमो नमः। स्वागत है आप सभी का काव्या कोचिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आइएगा मित्रों। हाँ विक्रम जी नमस्कार, आ जाइए मित्रों। देखिए 11 टेस्टों की श्रृंखला को लेकर के हम चल रहे हैं और आज तीसरे टेस्ट के जो प्रश्न संख्या है 51 से लेकर 51 से लेकर 51 से लेकर 100 तक के प्रश्नों को लेकर के हम चलेंगे। तीसरे टेस्ट के 51 से लेकर 100 तक के प्रश्नों का हल आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं मित्रों। आप सभी को पता है 11 टेस्टों की ये श्रृंखला है, 11 टेस्टों की श्रृंखला है, उसमें आज तीसरा टेस्ट लेकर के हम आए हैं। आर डी धाकड़ नमो नमः, इंद्र जी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। चलिए 11 टेस्टों की ये श्रृंखला है। एक बार सभी को जोड़ने का प्रयास कीजिएगा मित्रों। एक बार जिन ग्रुपों में आप जुड़े हुए हैं उन ग्रुपों में एक बार शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी जितने जो बच्चे हैं जिनको क्लास की आवश्यकता है उन सभी तक ये क्लास पहुंच जाए, ऐसी मैं आप लोगों से अपेक्षा करता हूं। निश्चित है आप लोगों ने आपके ग्रुपों में वास्तव में शेयर कर दिया होगा। चलिए मित्रों 11 टेस्टों की श्रृंखला को लेकर के हम चल रहे हैं। जिन लोगों ने अभी तक भी हमारे वर्तिका ऐप को डाउनलोड नहीं किया है प्ले स्टोर से और वो वर्ग 2 में क्वालिफाई होना चाहते हैं, संस्कृत विषय उनका है, तो मैं उनसे यही आग्रह करूंगा कि वो जरूर से जरूर इस वर्तिका ऐप को डाउनलोड करें और इस टेस्ट सीरीज को जरूर से जरूर ज्वाइन करें। ये टेस्ट सीरीज आपके वास्तव में मतलब पास कराने में नीम का पत्थर साबित होगी मित्रों। चलिए चलते हैं ये वर्तिका ऐप, चलिए चलते हैं। आज के 11 टेस्टों की श्रृंखला है, जैसा कि मैं आपसे वार्ता कर रहा हूं, बता रहा हूं, उसका तीसरे टेस्ट के ये यहाँ पर 51 से लेकर 100 तक के प्रश्नों का हल आज के वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं। विक्की जी नमस्कार, स्वागत है आपका विक्की जी। चलिए आइए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं मित्रों। लीजिएगा ये पहला प्रश्न। स्वप्नवास दत्त दत्तम नाटके नाटक में स्वप्नांक वर्तते, स्वप्नांक है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, स्टार लगा लीजिएगा मित्रों, स्टार लगा लीजिएगा, पूछने योग्य प्रश्न है। स्वप्नवास दत्तम नाटके स्वप्नांक वर्तते, कौन से अंक को स्वप्नांक कहा गया है बताइएगा मित्रों। प्रकाश जी नमस्ते, रेशमा जी नमस्ते। चलिए आंसर दीजिएगा। धाकड़ गर्ल का आंसर आ गया है सी, आंसर आ गया है सी। राजू जी लोधा का आंसर आ गया है सी। विक्की जी का आंसर आ गया है सी। अनूप जी का सी। बिल्कुल बिल्कुल लाइन लगा दी है अब तो, मतलब बिल्कुल। स्वप्नांक आपको पता है स्वप्नवास दत्तम में जब शिरोवेदना की बात उदयन के पास जाती है तब जो अवंतिका रहती है, छद्म वेश नाम अवंतिका रहता है वासव दत्ता का, वह लेप इत्यादि लेने के लिए बाहर गई हुई थी। तभी जो उदयन है, उदयन समुद्र ग्रह में जाता है और समुद्र ग्रह में जब पद्मावती को नहीं देखता है, पद्मावती को नहीं देखता है तो वहीं बिस्तरों पर लेट जाता है। लेटने पर ये स्वप्न में, किसने, स्वप्न में वासव दत्ता को देखता है। किसको? स्वप्न में वासव दत्ता को। और ये जो प्रसंग है ये कौन से अंक की है? ये है पंचम अंक की। इसलिए यहां पर जो आपका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बिल्कुल मित्रों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न लीजिएगा, ये अगला प्रश्न। संस्कृत में एकांकी रूप से एकांकी एक अंक वाले रूपकों का प्रवर्तक का है, प्रारंभ करने वाले कौन है? मतलब संस्कृत साहित्य में एक अंक वाले रूपकों को प्रारंभ करने वाले कौन हैं, ऐसा बता दीजिएगा मित्रों। अच्छा प्रश्न है।
अच्छा प्रश्न है, बता दीजिएगा मित्रों, बता दीजिएगा क्या आंसर होगा। आंसर आने प्रारंभ हो गए। वीरेंद्र जी का सी, विक्की जी का 52 में बी आ रहा है। कौन है? बिल्कुल बास है, और बास के 5 एकांकी हैं, हुकम 2-2। कौन से हैं? हुकम 2-2, हुकम 2-2 5 एकांकी हैं। सबकी बात मैंने कर ली थी। कौन कौन? उरु, उरु भंगम, उरु भंगम, उरु भंगम, उरु भंगम। एक तो कौन सा है? उरु भंगम। दूसरा है कर्णभार, कर्णभारम, कर्णभारम, उरुभंगम, कर्णभारम। मध्यम, मध्यम व्यायोग, मध्यम व्यायोग। और दूत वाक्यम, दूत वाक्यम, दूत वाक्यम। और दूत घटोत्कचम, दूत घटोत्कचम, घटोत्कच। ये पांचों क्या हैं मित्रों? ये पांचों भास के एकांकी हैं। क्या हैं? एकांकी। पांचों में एक एक अंक हैं, इसलिए इनको एकांकी कहा गया है। क्या कहा गया है? एकांकी। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लीजिएगा ये अगला प्रश्न, 53 नंबर का प्रश्न। 62 से, ये 62 से है मित्रों। क्या है? 62 से, 62 से, 62 से रूप का नाम प्रारंभ होती। बास के रूपकों का प्रारंभ होता है। अच्छा प्रश्न है। बास के रूपकों का प्रारंभ होता है, आप सभी को पता है। जो रूपक हैं, रूपकों का प्रारंभ होता है मित्रों नांदी से। किससे होता है? नांदी से रूपकों का प्रारंभ होता है। राकेश जी सर नमो नमः। चलिए, महाभारत पर आधारित रूपक 7 है। बिल्कुल बिल्कुल मैंने बता दिए हैं आपको। चलिए, आंसर आने प्रारंभ हो गए हैं। बी आंसर आ रहे हैं। रेशमा जी का ए आया है, लेकिन और कुछ के ए आ रहे हैं, कुछ के बी आ रहे हैं। सुनिएगा, बास के रूपकों का प्रारंभ होता है, जैसा कि मैं बता रहा हूं, रूपकों का प्रारंभ नांदी से होता है और अंत भरत वाक्य से होता है। बास के दो रूपक ऐसे हैं जिनमें भरत वाक्य का अभाव है, जिनमें भरत वाक्य का प्रयोग नहीं किया बास ने। एक तो चारुदत्तम, दूसरा दूत घटोत्कच। इन दोनों में भरत वाक्य नहीं है। और ये क्या पूछ रहा है कि प्रारंभ मतलब नांदी। आपको पता है बास ने नांदी, बास के जितने भी रूपक हैं उनका नांदी से प्रवेश न होकर के क्या होता है? नांदंते, नांदंते, नांदंते ततः प्रविश्यति, ततः प्रवश्यति, प्रविश्यति, प्रविश्यति, ततः प्रविश्यति ही सूत्रधारः, सूत्रधारः, सूत्रधारः। इस वाक्य से भास के सभी रूपकों का प्रारंभ होता है। किस वाक्य से? नादंते ततः प्रवेश्यति सूत्रधार है। नांदी के अंत के बाद सूत्रधार प्रवेश करता है। इस वाक्य से ही प्रारंभ लगभग भास के सभी रूपकों का प्रारंभ होता है। इसलिए भास के जो रूपकों का प्रारंभ होता है मित्रों, वो होता है सूत्रधारेण। किससे होता है? सूत्रधारेण से होता है। आपके आंसर गलत आ रहे थे मित्रों। हाँ, यद्यपि सभी रूपकों का प्रारंभ तो नांदी से होता है, लेकिन जो बास हैं, बास ने नांदी का प्रयोग न कर करके किसका प्रयोग किया है? नादंते तत्प्रविश्यति सूत्रधार है। मतलब बास के सभी रूपकों का प्रारंभ सूत्रधार से होता है। किससे होता है? सूत्रधार से। इसलिए यहां आपका जवाब क्या मानना होगा? सूत्रधारेण, सूत्रधार से बास के रूपकों का प्रारंभ होता है मित्रों। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। बास के सभी रूपकों का प्रारंभ किससे होता है? सूत्रधार से। और बास के अलावा जितने भी कवि हैं, नाटक कवि हैं, उन सभी का जो प्रारंभ होता है वो नांदी से होता है मित्रों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लीजिएगा अगला प्रश्न, 54 नंबर का प्रश्न। महाकवि बासस से महाकवि भास के भरत वाक्य रहित रचना वर्तते। महाकवि भास क्या मतलब कौन से रूपक भरत वाक्य से रहित है? अर्थात कौन से रूपकों में भरत वाक्य का प्रयोग नहीं है? मैंने अभी अभी आपको बताया। नाटकों का जो प्रारंभ है मित्रों, वो होता है किससे? किससे होता है? अभी बताया मैंने, नांदी से होता है। किससे होता है? नांदी से होता है।
किससे होता है? नांदी से होता है। और अंत किससे होता है? अंत व्रत वाक्य से, मतलब अंतिम जो पद्य होता है वो व्रत वाक्य कहलाता है। सोचने में गलती हो गई, कोई बात नहीं अनूप जी। करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जावत ते शिल पर प्रतिनिशान। परिश्रम करते रहिए और काव्य गया है बुद्धे में ही सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोरथे नहीं सुप्त से सिंह से प्रवेशति मुख्य मृगा। वैसा आप अभ्यास करते रहिएगा, प्रयास करते रहिएगा, और प्रयास करेंगे तो निश्चित है सफलता हमारी ही होगी। चलिए देखिएगा, भरत वाक्य से रहित रचना कौन सी होगी? कुछ के आंसर सी आ रहे हैं, कुछ के आंसर बी आ रहे हैं। आर.डी. धाकड़ का सी आया है, चंदू जी राजपूत का सी है, और संगीता जी का सी है, नर्मदा जी का सी है, वीरेंद्र जी का सी है। देखो बिल्कुल, तो अभी अभी मैंने बोला था मित्रों, ये है दूत घटोत्कचम, दूत घटोत्कचम, दूत घटोत्कच। अभी अभी मैंने बताया है कि बास के सभी रूपकों में नांदी है, लेकिन दो रूपकों में नांदी का अभाव है। एक तो चारुदत्तम, क्योंकि ये चारुदत्त तो बास की अपूर्ण रचना मानी गई है, जिसमें आप सभी को पता है मात्र कितने अंक हैं? 4 अंक हैं। कितने अंक हैं? 4 अंक हैं मित्रों, 4 अंक हैं, इसमें 4 अंक हैं, और ये अपूर्ण रचना मानी गई। जब अपूर्ण रचना है तो भरत वाक्य होने की संभावना ही नहीं है। और दूत घटोत्कच में भी भरत वाक्य का प्रयोग नहीं है मित्रों, इसलिए दोनों ही, ये 13 रूपकों में से दोनों रूपक ऐसे हैं जिनमें भास ने भरत वाक्य का प्रयोग नहीं किया, इसलिए दोनों के लिए कौन सा शब्द आ जाएगा? उभयो। अर्थात यहां आपका जवाब के रूप में क्या हो जाएगा? उभयो हो जाएगा। बिल्कुल सही आपके आंसर आ रहे थे, राजकुमारी जी सी, संगीता जी सी। बिल्कुल, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। लीजिएगा ये अगला प्रश्न। वासव दत्ताया वीणा वर्तते, मतलब वासव दत्ता की वीणा थी। बताइएगा, अच्छा प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, कई बार जो एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है आपके समक्ष। वासव दत्ताया वीणा वर्तते, आपको पता है ये पद्मावती। पद्मावती कौन थी? उदयन। उदयन की कौन थी? उदयन की कौन थी? प्रेमिका थी, मतलब पूर्व पत्नी तो कौन थी? वासव दत्ता थी उदयन की, जो कि उज्जैन के उद्योत और अंगारवती की पुत्री थी, जिसका विवाह उदयन के साथ हुआ था। फिर उदयन इसमें आसक्त हो जाता है अत्यधिक, मतलब तो इसका फायदा उठा करके आरोनी इसके अत्यधिक राज्य को छीन लेता है। एकमात्र गांव बचता है उदयन के पास, लावाणक गांव, उसी में इसका राज्य सिमट करके सीमित हो जाता है। तब योगेंद्रायण 2 भयंकर खतरनाक प्रतिज्ञा करता है, एक तो उदयन को उससे प्रद्योत की कैद से मुक्त कराना, और जो उदयन के राज्य के भाग हैं उनको आरोनी से मुक्त कराना। तो यहाँ पर ये तो उदयन की प्रेयसी है। और माँ देवी, ये माँ देवी कौन है? पद्मावती की माँ है। पद्मावती की क्या है? माँ है, पद्मावती की माँ है। और ये विचरिका कौन है? उदयन की क्या है? प्रेयसी है। क्या है? प्रेयसी, प्रेमिका है, मतलब प्रेमिका कौन है? विचरिका। और ये पद्मावती से क्या करता है? विवाह करता है। कौन करता है? उदयन। और पूर्व पत्नी, पहले से पत्नी कौन है? सबसे पहले पत्नी कौन बनती है? वासव दत्ता, जो कि प्रद्योतमा सेन और अंगारवती की पुत्री है। और इसका जो पद्मावती का भाई है, पद्मावती का जो भाई है दर्शक। और ये वीणा, बिल्कुल आपके आंसर आ रहे हैं। जो पद्मावती की वीणा थी, वासव दत्ता की सॉरी, उस वीणा का नाम क्या था? गोस्वती इनकी क्या थी? वीणा थी मित्रों। वासव दत्ता की जो वीणा थी, वीणा का नाम क्या था? गोस्वती था मित्रों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लीजिएगा, स्वप्नवास दत्तम नाटक में कस्य वनस्य किस वन का वर्णन है? अच्छा प्रश्न है। स्वप्नवास दत्त जो नाटक है, उस नाटक में कौन से वन का वर्णन है? बता दीजिएगा मित्रों। प्रश्न अच्छा है। लावणीय नहीं है अनूप जी, लावाणक गांव है, लावाणक गांव है। चलिए बताइएगा मित्रों, अगला प्रश्न अच्छा है। स्वप्नवास दत्तम नाटक में कौन से वन का वर्णन है? बताइएगा।
प्रेम वनस्य प्रेम वन का, प्रमद वनस्य प्रमद वन का, तपोवनस्य तपोवन का, लावाणक ग्राम लावाणकस्य, ये लावाणक तो गांव था, जहां मात्र यही गांव मात्र शेष बचा था, किसके पास? उदयन के पास। ये तो गांव है, कौन से तपोवन का वर्णन है बता दीजिएगा। जब पद्मावती थी, पद्मावती वन की रास्ते से अपनी माँ से, माँ देवी से मिलने जा रही थी, और इसके अलावा 2 बार इसका वर्णन हुआ। एक बार जब ये पद्मावती बैठी हुई थी यहाँ पर, तभी विदूषक के साथ उदयन भी जाता है। कहाँ पर? इसी वन में, उस वन का वर्णन है। बिल्कुल आंसर आ रहे हैं। राजकुमारी जी का सी, वीरेंद्र जी का बी, अनूप जी का बी, राहुल जी का बी, और अनूप जी सर, हाँ बताइएगा क्या आएगा। बिल्कुल आंसर प्रमद वन का यहाँ पर वर्णन किया गया है मित्रों। कौन से वन का? प्रमद वन का। अर्थात यहाँ आपका जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्लास अच्छी लग रही हो तो मित्रों लाइक कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। अच्छी लग रही हो तो करना है, नहीं लग रही तो मत करना। चलिए आगे देखिएगा मित्रों। अगला, माँ कवि भासस्य उपाधि वर्तते। माँ कवि भास की उपाधि है, आप सभी को पता है, दीपशिखा। दीपशिखा किसकी उपाधि है? कालिदास की। कालिदास को दीपशिखा कहा गया। क्या कहा गया? दीपशिखा। जो इंदुमती है, इंदुमती स्वयंवर में ये दीपशिखा की उपाधि दी गई थी। इंदुमती यम यम संचारणी दीपशिखे रात्रि, ऐसा एक पद्य वहां पर बोला गया। आपको पता है जो बास हैं, बास धोबी जाति में उत्पन्न हुए थे। कौन सी जाति में? धोबी जाति में उत्पन्न हुए थे। इसलिए बास की जो उपाधि थी वो क्या थी? दावक थी। और आपको पता है सिमुक और उम्बेक, उम्बेक आपको पता है जो दार्शनिक हैं, दार्शनिक लोगों ने जो बहुभूति हैं, बहुभूति को नाम दिया। क्या नाम दिया? उम्बेक। किनको दिया? बहुभूति को। बहुभूति को नाम क्या दिया? उम्बेक दिया। और जो शूद्रक हैं, महाकवि शूद्रक, जो राजा कवि भी हैं, उनका एक नाम हमें क्या मिलता है? सिमुक भी मिलता है। अर्थात सिमुक नाम किनका है? बहुभूति मतलब जो है शूद्रक का है। किसका है? शूद्रक का है मित्रों। तो यहाँ पर आपका पूछ क्या रहा था? बास की उपाधि। तो बास की उपाधि क्या हो जाएगी मित्रों? धोबी जाति में उत्पन्न हुए थे, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? धावक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धावक। बिल्कुल क्या कहा जाता है मित्रों? धावक कहा जाता है। धावक किसको? बास को। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मित्रों। लीजिएगा ये अगला प्रश्न, जवाब दीजिएगा। स्वप्नवास दत्तम, स्वप्नवास दत्त नाटक में विदूषक का विदूषक कौन है? अच्छा प्रश्न है, बता दीजिएगा। मैं जब तक आपको बताता हूं, यह है मित्रों मैत्रेय। यहां मैं शुद्ध कर देता हूं, थोड़ी अशुद्धि है, इसको नाम लिख देता हूं मैं, मैत्रेय है। कौन है? मैत्रेय। जैसा कि आप सभी को मैं बता देता हूं, क्रमशः नीचे से लेकर के मैं चलता हूं। आपको पता है स्वप्नवास दत्तम का पूछ रहा है। ये वसंतक है मित्रों। क्या है? वसंतक। गौतम, मालविका, अग्नि मित्रम। मालविका अग्निमित्र का जो विदूषक है वो विदूषक कौन है मित्रों? जो मालविका अग्निमित्रम का विदूषक है वो कौन है? गौतम। और विमा विक्रमो उर्वश्यम, विक्रमो उर्वश्यम का जो विदूषक है वो कौन है मित्रों? माणवक है। और मृच्छकटिकम जो शूद्रक की रचना है, प्रकरण है संकीर्ण कोटि का, वो उसका विदूषक कौन है? मैत्रेय है। अब कौन बच गया मित्रों? वसंतक। और वसंतक किसका है? स्वप्नवास दत्तम, यानी स्वप्नवास दत्तम। स्वप्नवास दत्तम का जो विदूषक है वो कौन है? वसंतक है। इसलिए यहां पर आपका जो जवाब है वो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बिल्कुल आपके सही आंसर आ रहे थे मित्रों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आइएगा, लीजिएगा ये अगला प्रश्न। संस्कृत से यानी संस्कृत का प्रथम राजनीतिक प्रधान रूपक वर्तते है। संस्कृत साहित्य का राजनीतिक प्रधान रूपक कौन सा है? बहुत अच्छा प्रश्न है, पूछने योग्य प्रश्न है। जवाब दीजिएगा साथियों, जवाब दीजिएगा मित्रों। अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में पूछने योग्य प्रश्न है। बताइएगा क्या है? राजू जी का जवाब आ रहा है बी,
बी जवाब आया है, बी आया है, बी आया है, बी आया है। आर डी धाकड़ बी, धाकड़ गर्ल बी, संगीता जी बी, अनूप जी बी, पीताम्बर सुमन जी बी, रचना जी बी, संगीता जी बी, रेशमा जी बी, बिल्कुल बिल्कुल जड़ी लगा दी है बी की। तो फिर यहाँ बिल्कुल संस्कृत साहित्य का प्रथम जो राजनीतिक प्रधान रूपक है मित्रों, वो कौन सा है? वो है स्वप्नवास दत्तम। कौन सा है? स्वप्नवास दत्तम, जिसमें वासव दत्ता का मतलब बहुत बड़ा त्याग है, मतलब खुद रहते हुए भी अपने जो पति रहते हैं उन पति का दूसरे से क्या कराती है? विवाह कराती है, राज्य को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि राज्य के अधिकांश हिस्से शत्रु आरुणि ने अधिकार में ले लिए थे। इसलिए ये वो दोनों योगेंद्रनारायण और वासव दत्ता दोनों ही राजनीति कूटनीति का प्रयोग कर करके जो पद्मावती का भाई है उसको अपनी ओर करने के लिए पद्मावती से विवाह कराती है। कौन? खुद वासव दत्ता। तो ये संस्कृत साहित्य का जो प्रथम राजनीतिक रूपक है, मतलब राजनीतिक प्रधान रूपक है, कौन सा है? स्वप्नवास दत्तम। चलिए आगे चलते हैं मित्रों, अगले प्रश्न की ओर देखिएगा। संस्कृत साहित्य का एकमात्र दुकांत रूपकम हस्ति, एकमात्र दुकांत रूपक है। आपको पता है प्राचीन काल में जो लोगों के मनोरंजन के साधन हुआ करते थे वो रूपक ही हुआ करते थे, नाटक इत्यादि हुआ करते थे। उस समय मोबाइल थोड़ी था ना, टीवी थोड़ी थी ना, जो मनोरंजन के साधन थे वो क्या थे? रूपक थे। और जो रूपक हुआ करते थे वो कैसे हुआ करते थे? सुकांत हुआ करते थे। मतलब नाटक की समाप्ति के बाद जो लोग नाटक को देखने गए हैं उनका मतलब जो घर जाए तो एकदम हंसमुख जाए। जैसे हम मूवी देख करके बाहर निकलते हैं ना टॉकीज के, तो एकदम हंसते हुए निकलते हैं, वैसे ही नाटकों के मतलब अंत में जब लोग घर जाएं तो मुस्कुराते हुए जाएं, प्रसन्नचित होकर के जाएं। वैसे ही संस्कृत साहित्य के जितने भी रूपक थे सभी रूपकों का जो अंत था वो सुकांत था, लेकिन संस्कृत साहित्य का एकमात्र दुकांत रूपक है जिसमें नायक की मृत्यु हो जाती है अंत में। ऐसा रूपक बिल्कुल जड़ी लगा दिया आपने आंसरों की। बिल्कुल 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 उरुभंगम में जो नायक हैं कौन? दुर्योधन। दुर्योधन की जंगा तोड़ने का काम जो भीम करता है और अंत में दुर्योधन जो नायक है उसकी मृत्यु भी दिखाई गई है। इसलिए यहाँ पर संस्कृत साहित्य का एकमात्र दुकांत रूपक कौन सा है? उरुभंगम है मित्रों। कौन सा है? उरुभंगम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंकों की इत्यादि की मैंने सबकी बातें आपसे कर ली है, आप सभी को पता है मित्रों, इसलिए मैं वहां तक नहीं जाऊंगा। मालविका अग्निमित्रम इति नाटके किम असत्यम, मतलब मालविका अग्निमित्र नाटक में क्या असत्य है? मतलब मालविका अग्निमित्र जो कालिदास का रूपक है उसके बारे में कौन सी बात असत्य है? एक बार देख लीजिएगा। नायक, इसके नायक कौन है? अग्निमित्र हैं, बिल्कुल हैं। नायिका कौन है? मालविका है, बिल्कुल है। इसका अंगिरस कौन सा है? श्रृंगार है, बिल्कुल है। इसका विदूषक माणवक है क्या? मालविका का विदूषक कौन है? आप सभी को पता है, माणवक नहीं है। इसका जो विदूषक है वो कौन है? गौतम है। कौन है? गौतम है। माणवक तो विक्रमो उर्वश्यम का है। किसका है? ये तो विक्रमो उर्वश्यम का है। विक्रमो उर्वश्यम का जो विदूषक है उसका नाम क्या है? माणवक है। इसलिए यहाँ पर आपका जो जवाब होगा वो क्या हो जाएगा मित्रों? क्या हो जाएगा? चौथा आपका जवाब हो जाएगा। चौथा आपका जवाब हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल आपके सही आंसर आ रहे थे राजू जी, बिल्कुल गौतम, बिल्कुल गौतम। चलिए आगे देखिएगा मित्रों, अगले प्रश्न की ओर चलिएगा, लीजिएगा। दुक्कम न्यायस्य से रक्षणम सुक्ति वर्तते, मतलब दुख पूर्वक न्यास धरोहर का रक्षणम रक्षा की जाती है। मतलब न्यास रूप में रखी गई कोई वस्तु है उसका जो रक्षण करने का काम है वो दुख पूर्वक किया जाता है। दुख पूर्वक किया जाता है। ऐसी उक्ति कौन से रूपक में हमें प्राप्त होती है? कौन से रूपक में हमें प्राप्त होती है? जब छद्मवेश में कौन कौन? वासव दत्ता अवंतिके के रूप में और योगेंद्रनारायण ब्रह्मचारी के रूप में जब पद्मावती के राज्य में जाते हैं तब बोली जाती है उक्ति कि दुखम न्यास्य रक्षणम, अर्थात ये जो उक्ति है किसके है मित्रों? स्वप्नवास दत्तम की है। किसके है? स्वप्नवास दत्तम की है। किसके है? स्वप्नवास दत्तम की। अर्थात यहाँ पर भी आपका आंसर हो जाएगा मित्रों।
बिल्कुल आपके आंसर सही आ रहे हैं मित्रों, सही, अच्छी तैयारी है आप लोगों की। चलिए लीजिएगा, अगली सूक्ति है न खलु धीताम, न खलु धीमताम, न खलु धीमताम कश्चित कश्चिद विषयो नाम है सूक्ति वर्तते। बताइएगा मित्रों, आंसर दीजिएगा। न खलु धीमताम कश्चिद विषयो नाम सूक्ति, नाम सूक्ति वर्तते, किसकी सूक्ति है बताइए दीजिएगा। 63 नंबर का प्रश्न का आंसर जल्दी से दीजिएगा मित्रों, आंसर दीजिएगा मित्रों। आंसर दीजिएगा मित्रों, अच्छी सूक्ति है। आंसर आने प्रारंभ हो गए हैं। अनूप जी का ए आ रहा है, रचना जी का बी आ रहा है, पीताम्बर जी का बी आ रहा है। आंसर दीजिएगा मित्रों, बड़े आंसर आ रहे हैं आप लोगों के, अच्छे आंसर आ रहे हैं, अच्छे आंसर आ रहे हैं आप लोगों के, से आंसर आ रहे हैं। दीजिएगा आंसर। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो सूक्ति है ये सूक्ति किसकी है? अभिज्ञान शाकुंतलम की है मित्रों। किसकी है? अभिज्ञान शाकुंतलम की ये उक्ति है मित्रों। चलिए किसकी है? अभिज्ञान शाकुंतलम की। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। लीजिएगा मित्रों, अकरुणा खलीश्वरः सूक्ति वर्तते। क्या बात है मित्रों, अरे ये तो अनेक अनेक रूपों में प्रयुक्त किया गया है, प्रसिद्ध वाक्य है। किनका है? किनका? दुख की अभिव्यक्ति के लिए कोई कवि है जो बार बार इसी उक्ति का प्रयोग करता है। कौन? भास। दुख की अभिव्यक्ति के लिए भास ने अनेक रूपों में इसी उक्ति का प्रयोग किया है। किसका? करुणा खलीश्वरा, खलु ईश्वरा, खलु ईश्वरा है जो ईश्वर है निश्चय ही करुणा से रहित हैं, दया से रहित हैं, ऐसा अनेक रूपों में कहते हैं। कौन कहते हैं? भास कहते हैं। तो फिर ये उक्ति किसकी हो जाएगी मित्रों? स्वप्नवास दत्तम की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? स्वप्नवास दत्तम की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? अरे क्या लिख रहे हो यार, उत्तर रामचरित्रम की नहीं है, नहीं है, ध्यान रखना। ये उक्ति किसकी है? स्वप्नवास दत्तम की है। किसकी है? स्वप्नवास दत्तम की है मित्रों। कौन कहते हैं ऐसा? भास कहते हैं मित्रों, भास। कौन कहते हैं? अकरुणा खलु ईश्वरा, अकरुणा खलु ईश्वरा, दुख की अभिव्यक्ति के लिए भास अनेक बार इस युक्ति का प्रयोग करते हैं। कौन करते हैं? भास। याद रखना, उत्तम रामचरित्र में भी करुणा दिखाई गई है, इसलिए आपका दिमाग यहां जा रहा है, लेकिन ये उक्ति जो है वो भास की है, स्वप्नवास दत्तम में बोली गई है। ध्यान रखना, किसकी है? स्वप्नवास दत्तम की है मित्रों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लीजिएगा अगला प्रश्न, चकार पंक्तिर, चकार पंक्ति, चकार पंक्तिर इव गच्छति भाग्ये पंक्ति, भाग्ये पंक्ति इति उक्ते कस्य, कस्य किसकी है? कि जो चकार पंक्ति, चकार पंक्ति इव गच्छते भाग्ये पंक्ति, योगेंद्रायण कहता है किससे? वासव दत्ता से। जब उदयन वासव दत्ता पे अत्यधिक आसक्त रहता है, इसका फायदा उठा करके आरुणी संपूर्ण राज्यों को छीन लेता है, एक गांव मात्र सब शेष बचता है लावाणक। तब वासव दत्ता और योगेंद्रायण मिलकर के योजना बनाते हैं। तब योगेंद्रायण कहता है वासव दत्ता से, क्या कहता है? कि ये जो अच्छे दिन बुरे दिन है ना, ये तो पहिए की अरियों की तरह हैं, कभी नीचे तो कभी ऊपर, कभी नीचे तो कभी ऊपर, ऐसे पहिए की अरियों की तरह होता है। सुख दुख तो कभी सुख आता है तो कभी दुख भी आता है। ऐसा कौन कहते हैं? ऐसा कौन कहते हैं? बता दीजिएगा मित्रों, कौन कहते हैं? अलग अलग आंसर आ रहे हैं। कौन कहते हैं इसे? योगेंद्रायण कहते हैं। किससे कहते हैं? वासव दत्ता से कहते हैं मित्रों। किससे कहते हैं? वासव दत्ता से। किससे कहते हैं? वासव दत्ता से कहते हैं। अलग अलग। चलिए बताइए मित्रों, अगला प्रश्न बता दीजिएगा। अगला प्रश्न बता दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है?
केसा नहीं है, केसी है। केसी राक्षसात, केसी राक्षस से उर्वशी उर्वशी क त्रायते, कौन बचाता है? कौन बचाता है? देवलोक से। देवलोक से जब उर्वशी और उर्वशी की सखी कौन? चित्रलेखा आती है तभी रास्ते में केसी राक्षस किसका अपहरण कर लेता है? उर्वशी का अपहरण कर लेता है और उर्वशी को लेकर के भागता है। तभी जो पुरूरवा है उसको देखता है तो पुरूरवा उस केसी राक्षस का पीछा करता है और केसी राक्षस का वध करता है। तो ये जो पुरूरवा है अत्यधिक सुंदर है, उस पे ये आसक्त हो जाती है। कौन हो जाती है? उर्वशी, जो कि अप्सरा है। कहाँ की? देवलोक की। फिर कहते हैं कि जो नाट्य शास्त्र के प्रणेता है भरत मुनि लक्ष्मी स्वयंवर नामक नाटक मंच पर प्रस्तुत कर रहे थे। उस समय जो ये उर्वशी है, उर्वशी को विष्णु शब्द के स्थान पर पुरूरवा शब्द बोल देती है। उस नाटक में मंच पर विष्णु शब्द की जगह क्या बोल देती है? पुरूरवा शब्द बोल देती है। कौन बोल देती है? ये उर्वशी। तो इससे रुष्ट होकर के कौन? जो भरत मुनि है वो इसको श्राप देते हैं उर्वशी को। कहाँ? कि पृथ्वीलोक पर जाओ, जब तक पुत्र का जन्म नहीं हो तब तक आपका वापस स्वर्ग में मतलब निवास संभव नहीं होगा। ऐसा श्राप देकर के इसको स्वर्ग से निकाला जाता है। किसको? उर्वशी को। तो श्राप देने का काम कौन करते हैं? तो भरत मुनि करते हैं। कौन करते हैं मित्रों? भरत मुनि। कौन करते हैं? भरत मुनि। चलो यहाँ प्रश्न अलग है मित्रों। प्रश्न क्या पूछ रहा है? कैसी राक्षस से उर्वशी को कौन बचाता है? तो पुरूरवा बचाता है। कौन बचाता है मित्रों? पुरूरवा। जो पुरूरवा, विक्रम भी इसको कहा गया है। क्या गया है? विक्रम भी इसको कहा गया है। पुरूरवा बचाने का काम करता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मित्रों। लीजिएगा अगला प्रश्न। समुचित मेलनम नास्ति, मतलब अंक और रूपक का मतलब इधर क्या है? अंक हैं। अंक और रूपकों का सुमलित मेल नहीं है, मतलब कौन सी बात इनमें से असत्य है? बता दीजिएगा। आपको बताए अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने कितने अंक हैं? 7 अंक हैं। बिल्कुल सही है। स्वप्नवास दत्तम में कितने अंक हैं? आपको पता है 6 अंक हैं। और चारुदत्त में आपको पता है बास की अपूर्ण रचना है, इसमें मात्र कितने हैं? 4 ही अंक हैं। अब बता दीजिएगा। आपको पता है मालविकाग्निमित्रम कालिदास का रूपक है। कालिदास की पहली रचना है मालविकाग्निमित्रम, मतलब रूपकों में पहला रूपक है मालविकाग्निमित्रम। पहली रचना तो कालिदास की कौन सी है? ऋतुसार है। क्या है? ऋतुसार है। और ये जो मालविकाग्निमित्रम है इसमें कितने अंक हैं? 5 हैं। विक्रमो उर्वश्यम और मालविकाग्निमित्रम में 5 अंक हैं और अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक हैं मित्रों। कितने हैं? 7 अंक हैं। इसलिए आपका जो जवाब है वो जवाब क्या हो जाएगा? विक्रमो उर्वश्यम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विक्रमो उर्वश्यम आपका यहाँ पर जवाब हो जाएगा मित्रों। बिल्कुल सही आंसर आ रहे थे राजकुमारी जी, संगीता जी, बिल्कुल सही है। आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। मुझे पूर्ण विश्वास है आप जो पेपर है उसकी खोपड़ी में 100% छेद करके आओगे। मिलते हैं मेंस में। अभी अपना उद्देश्य यही है कि हम पात्र हो जाएं। पात्र होने के बाद में और भी शानदार जानदार हम तैयारी करने वाले हैं मेंस में, और भी शानदार अच्छे से, मतलब प्रत्येक यूं मान लीजिएगा आपको मतलब एक भी बिंदु नहीं छोड़ूंगा मैं। ऑब्जेक्टिव के माध्यम से ही आपको लगभग पूरी चीजें कंप्लीट करवाने वाला हूं। आप बस मेरे से जुड़े रहिएगा मित्रों। आप लोगों का मुझे प्रेम स्नेह ऐसे ही मिलता रहे तो निश्चित हम अच्छे से अच्छा करने वाले हैं। मुझे पता है अच्छा होने वाला है मित्रों। चलिए देखिएगा मित्रों अगला प्रश्न। श्री कृष्ण से धनुषस्य नाम किम? धनुषस्य नाम किम? अगला अच्छा प्रश्न है। आपको पता है दूतवाक्यम किन की रचना है? बास की रचना है। दूतवाक्यम किसकी रचना है? बास की रचना है। इसमें जो कृष्ण है, श्री कृष्ण को दूत बना करके पांडव कौरवों की सभा में भेजा जाता है राजा युधिष्ठिर के द्वारा। तो वहां दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण का क्या करता है? अपमान करता है और सैनिकों से कहता है बंदी बना लो इसको। किसको? भगवान कृष्ण को बंदी बनाने के लिए कहता है। तभी जो भगवान कृष्ण हैं अपना विराट रूप प्रदर्शन करते हैं, विराट रूप में आते हैं। विराट रूप में आने पर वो अपने जो अस्त्र हैं, शस्त्र हैं, उनका भी प्रकटीकरण करते हैं। तो उनका जो चक्र है उस चक्र का नाम है मित्रों, क्या है? चक्र का नाम लिखता हूं मैं इधर। चक्र क्या है? सुदर्शन चक्र, मतलब चक्र का नाम क्या है? सुदर्शन।
सुदर्शन, 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 सुदर्शन इनका क्या है? चक्र है। सुदर्शन, सुदर्शन इनका क्या है? चक्र है। सुदर्शन क्या है? इनका चक्र है। सुदर्शन किसका नाम है? चक्र का। नंदक कौन है? ये नंदक, नंदक कौन है? नंदक, नंदक नाम है असी का। किसका नाम है? असी। असी का मतलब होता है मित्रों तलवार, तलवार, तलवार को क्या कहते हैं? असी कहते हैं। तलवार का नाम क्या है? असी। और ये पांचजन्य क्या है? ये है मित्रों शंख, शंख भगवान कृष्ण के शंख का नाम क्या है? पांचजन्य है। और ये कौमुद की क्या है? ये कौमुद की है मित्रों गदा, गदा। भगवान कृष्ण की गदा का नाम क्या था? क्या था? क्या गदा का नाम क्या था? कौमुद की। और ये सारंग, सार्ग, सारंग, सार्ग, सार्ग जो है ये किसका नाम है? धनुष का नाम है। भगवान कृष्ण के धनुष का नाम क्या था? सार्ग था। और अर्जुन के धनुष का नाम क्या था? गांडीव था मित्रों। क्या नाम था? गांडीव। क्या था? गांडीव। ये पूछ रहा है धनुष का नाम क्या है, तो धनुष का नाम क्या है? अब तो आंसर दो सही, अब तो आंसर दो सही। बीबी, बीबी आंसर आ रहा था आप लोगों का, लेकिन संगीता जी का ए था, राहुल जी का ए था। यहाँ आपका जो जवाब है वो क्या हो जाएगा मित्रों? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। यहाँ पर आपका जो है जवाब हो जाएगा। चलिए मित्रों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लीजिएगा अगला प्रश्न, ये अगला प्रश्न। स्वमेलित, स्वमेलित मेलनम नास्ति, इनमें से कौन सी बात मतलब सही से मेल नहीं हो रही है? आपको पता है वासव दत्ता। वासव दत्ता की माता का नाम क्या था? वासव दत्ता की माता का नाम था अंगारवती। और पिता कौन थे? प्रद्योत। पिता कौन थे? प्रद्योत, जिन्हें महासेन भी कहा जाता है। महासेन, प्रद्योत महासेन इनके क्या थे? पिता थे। किनके? वासव दत्ता के पिता कौन थे? प्रद्योत महासेन, उज्जैनी नगरी के। पद्मावत्या माता, पद्मावती की माता का नाम क्या था? बिल्कुल महादेवी था। क्या था? महादेवी। महादेवी किसकी माता का नाम था? मतलब ये एक प्रश्न नहीं है, चार चार प्रश्न है मित्रों। इनमें कितने? चार चार प्रश्न क्लियर हो रहे हैं। मतलब एक एक पंक्ति से एक एक प्रश्न पूछा जा सकता है। ऐसे ऐसे प्रश्नों का समावेश आपके यहाँ पर क्या है? मतलब यहाँ एक प्रश्न को उद्देश्य कर करके प्रश्न नहीं पूछ रहा हूँ मित्रों में। मतलब यहीं से मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, यहीं से मतलब टेस्ट सीरीज के मतलब ऑप्शन याद रखने हैं आपको। ऑप्शनों में भी प्रश्न है, ऑप्शनों में भी क्या है? प्रश्न है। प्रत्येक ऑप्शन से प्रश्न बनेगा मित्रों, ध्यान रखना है इस बात को। डी 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 आंसर आ रहे हैं बिल्कुल। चलिए पद्मावती की माता का नाम क्या है? महादेवी। और उदयन की प्रेयसी, मैंने बताया था उदयन की ये दक्षिण नायक है। मतलब जितने भी रूपक हैं, चार रूपक कवि हमारे हैं। कौन कौन? भास, कालिदास, शुद्रक और भवभूति। एमपी वर्ग 2 में इन चारों रूपकों का ही सामान्य परिचय हमसे प्रश्नव्य है, पूछने योग्य हैं। इन चारों कवि में से जितने भी नायक हुए हैं रूपकों में, उनमें से एकमात्र रूपक है, नायक है ये उदयन। इस उदयन को कहा गया है दक्षिण नायक। क्या कहा गया है? दक्षिण नायक। ये दक्षिण नायक है। कैसा नायक है? दक्षिण नायक। और दक्षिण नायक के बारे में कहा गया है अनेकासु महिलासु अनुराग है, सह दक्षिण नायक है। जो अनेक महिलाओं से अनुराग रखता हो, प्रेम करता हो, ऐसे नायक को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? दक्षिण नायक। जो अनेक महिलाओं से क्या करता हो? स्नेह प्रेम करता हो, उनको कहा जाता है दक्षिण नायक। आपको पता है ना पहली पत्नी, पहली पत्नी तो कौन है? वासव दत्ता है। वासव दत्ता के बाद दूसरी पत्नी कौन बनती है? पद्मावती। और फिर एक साथ में प्रेमिका भी है, उस प्रेमिका का नाम क्या है? विचरिका। विचरिका उदयन की क्या है? प्रेयसी है, प्रेमिका है। क्या है? प्रेमिका है। और उदयन शत्रु, मतलब जो राजा उदयन है, उदयन के शत्रु कौन है? ये सही आएगा, सलजम वाला ही। उदयन के शत्रु कौन है? प्रद्योत। अरे प्रद्योत तो क्या है? ये तो ससुर जी हैं। ये तो कौन है? ससुर जी हैं। उदयन के ससुर जी है, वासव दत्ता के पिता हैं। ये तो कौन है? ससुर जी हैं। शत्रु कौन था? आरुणी था मित्रों। कौन था? आरुणी। आरुणी क्या था? शत्रु था। आरुणी क्या था? शत्रु था। आरुणी क्या था? शत्रु था उदयन का। तो यहां आपका जो जवाब है मित्रों वो क्या हो जाएगा? डी यहां आपका जवाब हो जाएगा। क्लास अच्छी लग रही हो तो मित्रों एक बार शेयर कर दीजिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा मित्रों। चलिए चलते हैं आगे, आगे दीजिएगा। समुचित मेलनम, समुचित मेलनम नास्ति, समुचित मेल नहीं है। मालविकाग्नि मित्र से, मित्र मित्र से, मालविकाग्नि मित्र से नाटके, नाटक के प्रसंगे, प्रसंग में। मतलब मालविका अग्निमित्र नाटक के प्रसंग में सही मेल नहीं है। इनमें से कौन सा मेल सही नहीं है? देखिएगा अग्निमित्र से, अग्निमित्र की पूर्व पत्नी पहले की पत्नी कौन है? दारिणी। अग्निमित्र की पहले की पत्नी कौन है? दारिणी बिल्कुल है।
गणदासस्य शिष्या, जो गणदास थे, गणदास, गणदासस्य पूरा नाम लिखता हूं इधर, लोप हो रहा है उसमें, गणदासस्य, 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 गणदासस्य शिष्या, गणदास की शिष्या कौन थी? बिल्कुल मालविका थी। कौन थी? मालविका थी। अग्निमित्र से पुत्र है और विदूषक, मालविका अग्निमित्र की पूछ रहा है, मालविका अग्निमित्र का जो विदूषक है वो गौतमी है। कालिदास की 3 रचनाएं हैं मित्रों, 3 रूपक हैं, रचनाएं तो 7 हैं, 3 रूपक है। तीनों रूपकों में, क्या कहा मैंने? तीनों रूपकों में, किसके? कालिदास के तीनों रूपकों में एक एक पुत्र भी है, मतलब जो नायक हैं, नायकों के तीनों के ही पुत्र हैं। और यहां अग्निमित्र से पुत्र, अग्निमित्र का जो पुत्र है वो आयुष नहीं है, आयुष न होकर के कौन है? वसुमित्र, वसुमित्र। अग्निमित्र के पुत्र का नाम तो क्या है? वसुमित्र है। तो गुरुजी ये किसका पुत्र है? ये पुरूरवा का पुत्र है। किसका? पुरूरवा, 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 पुरूरवा। दूसरा नाम क्या है इनका? विक्रम, विक्रम और उर्वशी का, विक्रम और उर्वशी का जो पुत्र है वो क्या है? आयुष है। वो कौन है? आयुष है। याद रखना, अग्निमित्र से पुत्र का नाम तो क्या है? वसुमित्र है। मतलब मित्र, मित्र से पता चल रहा है मित्र का पुत्र मित्री होगा, मित्र का पुत्र मित्री होगा। और जो विक्रम है, विक्रम का पुत्र कौन है? आयुष है। यह आयुष ही ना संगमणि को लेकर के गिद्ध उड़ रहा था, उसको तीर से गिराता है, तीर से मारता है गिद्ध को। कौन? यह आयुषी। कौन? आयुषी। क्योंकि आयुष को उसके जो अप्सरा थी, कौन थी? कौन थी अप्सरा? अरे उर्वशी। उर्वशी के सामने नहीं आने दिया जा रहा था। क्यों? क्योंकि उसको श्राप था, जब पुत्र के दर्शन हो जाएंगे तो ये पृथ्वी लोक से वापस कहां चली जाएगी? स्वर्ग चली जाएगी। कहां चली जाएगी? स्वर्ग चली जाएगी। इस वजह से चलिए देखिएगा, यहां पर जो आंसर है वो आंसर क्या हो जाएगा? जो आंसर है वो आंसर क्या हो जाएगा? जो आंसर है वो आंसर क्या हो जाएगा? देखिएगा आंसर क्या पूछ रहा है? समुचित मेलनम नास्ति। तो जो मेल नहीं है वो कौन नहीं है? सी वाला ऑप्शन यहां पर हो जाएगा। चलिए 1 मिनट रुकना मित्रों। चलिए मित्रों, आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी इसलिए वो सही किया मैंने। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लीजिएगा ये अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देख लीजिएगा, अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा। क्या है? विक्रम उर्वश्यम इति त्रोटक संबंधे, ऐसा त्रोटक के संबंध में समुचित मेलनम नास्ति, समुचित मेल नहीं है। क्या? विक्रमस्य यानी पूर्व पत्नी, विक्रम की पूर्व पत्नी कौन है? क्या वो सिनरी है? विदूषक माणवक है, विक्रमस्य पुत्र आयुष है, उर्वशी का साप किसने दिया? क्या इंद्र ने दिया? जवाब दीजिएगा मित्रों, जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न अच्छा प्रश्न है मित्रों, शानदार प्रश्न है, शानदार प्रश्न है। दीजिएगा मित्रों, जवाब दीजिएगा। क्या आएगा? क्या आएगा? जवाब दीजिएगा मित्रों, क्या आएगा? क्या आएगा? जवाब दीजिएगा मित्रों, जवाब दीजिएगा मित्रों। मित्रों आपने क्लास को शेयर नहीं किया, शेयर नहीं किया। एक बार मैं आप सभी से आग्रह करता हूं मित्रों, यदि आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही हो तो जिन ग्रुपों में आप जुड़े हुए हैं भेज दीजिएगा ना, भेज दीजिएगा ना। चलिए हाँ बिल्कुल, आपके आंसर आने प्रारंभ हो गए हैं, आंसर आने प्रारंभ हो गए हैं। बिल्कुल डी आंसर आ रहा है, डी आंसर आ रहा है। लेकिन तिवारी जी कवि का ए आंसर आ रहा है और नर्मदा जी का डी है, दीपक जी का डी है। तो देखो आपको बताए, विक्रम की जो पूर्व पत्नी है उसका नाम क्या है? क्या है? ओसिनरी है, बिल्कुल ओसिनरी है। जब वो कौन आती है? अप्सरा आती है। कौन है अप्सरा? उर्वशी। उर्वशी जब प्रेम पत्र लिखती है, क्या लिखती है? प्रेम पत्र। किसके नाम से? विक्रम के नाम से। तो विदूषक की लापरवाही से वो प्रेम पत्र उड़ जाता है और उड़ करके किसके हाथ लग जाता है? ओसिनरी के हाथ लग जाता है। किसके हाथ लग जाता है? ओसिनरी के हाथ।
तो ये ओसिनरी तो कौन है? पूर्व पत्नी है किनकी? विक्रम की। विक्रम की जो पूर्व पत्नी है वो कौन है? ओसिनरी है। और विदूषक कौन है? जो विक्रम और उर्वश्यम का विदूषक है वो माणवक है। बिल्कुल सत्य बात है। और अभी अभी बताया मैंने, विक्रम का जो पुत्र है वो कौन है? वायु से है। और उर्वशी को श्राप किसने दिया? उर्वशी को श्राप इंद्र ने दे करके, किन्होंने दिया था? भरत मुनि ने दिया था। भरत मुनि ने दिया था। मैंने अभी अभी बताया था आपको। भरत मुनि स्वर्गलोक में मतलब लक्ष्मी स्वयंवर नामक नाटक प्रस्तुत कर रहे थे। उसमें उर्वशी को विष्णु शब्द बोलना था, विष्णु की जगह पुरूर्वा शब्द इसके मुंह से निकल जाता है, जिसके कारण ये श्राप देते हैं पृथ्वी लोक पर कि जब तक आप पुत्र का मुंह नहीं देख लोगी तब तक आपको मृत्यु लोक पर रहना है। कहाँ रहना है? मृत्यु लोक पर रहना है। ये श्राप देने का जो काम है वो कौन करते हैं? व्रत मुनि करते हैं। किसको देते हैं? उर्वशी को देते हैं साथियों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लीजिएगा अगला प्रश्न। अभिज्ञान शाकुंतल से पात्राणाम, पात्रों का उचित मेलनम नास्ति, उचित मेल नहीं है। देखो, शकुंतलाया माता पिता, शकुंतला के माता पिता मेनका और विश्वामित्र बिल्कुल हैं। कण्वस्य शिष्य, कणु के शिष्य सारंगरव, शार्दूल, वेकानस, गौतम बिल्कुल है। और शकुंतलाया पुत्र है, शकुंतला के पुत्र का नाम सर्वदमन बिल्कुल है। कण्वस्य आश्रम, कणु का आश्रम यमुना नदी के तट पर, यमुना नदी के तट पर है। आंसर बताओ, आंसर क्या होगा? आंसर आने प्रारंभ हो गए। डी आ रहे हैं, डी आ रहा है। पीताम्बर जी का डी है, अनूप जी का डी है, विक्की जी का डी है। बिल्कुल, जो कणु का आश्रम था वो था तमसा नदी के तट पर। नहीं, तमसा, कणु का आश्रम तमसा, कणु का जो आश्रम था यमुना नदी के तट पे तो नहीं था शायद। कणु का जो आश्रम था वो तमसा नदी के तट पे ही था। मतलब ये यमुना नदी के तट पर तो इनका आश्रम नहीं था। किनका? किनका? इनका। कणु का जो आश्रम था वो था तमसा नदी के तट पर। कहाँ था? तमसा नदी के तट पर। कहाँ था? तमसा नदी के तट पर। इसलिए आपका जो जवाब है वो क्या हो जाएगा मित्रों? क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बिल्कुल सही आंसर आ रहे थे साथियों आपके, शानदार। चलिए लो अगला प्रश्न। सिद्धांत कौमुद्या संधि का प्रसंग प्रारंभ हो गया है। संधि के प्रश्न स्टार्ट हो गए हैं। लीजिएगा, सिद्धांत कौमुदी के अनुसार संधि कतिदा संधि कितने प्रकार की है? लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार संधि कितने प्रकार की है? आपको बता दूं मैं, लघु सिद्धांत कौमुदी किसकी रचना है? आचार्य वरद राज। आचार्य वरदराज की 3 रचनाएं हैं लघु सिद्धांत कौमुदी, जिसमें 1275 सूत्र हैं। कितने सूत्र हैं? 1275। इनकी दूसरी रचना है कौन सी है? मध्यम सिद्धांत कौमुदी इनकी दूसरी रचना है। किनकी मित्रों? किनकी? आचार्य वरदराज की, जिसमें 2315 सूत्र हैं। इनकी तीसरी रचना है सार सिद्धांत कौमुदी इनकी तीसरी रचना है। किनकी? आचार्य वरदराज की, जिसमें 750 क्या हैं? श्लोक हैं। पूछ रहा है संधि कितने प्रकार की होती है, तो मैं बता दूं आपको। सिद्धांत कौमुदी के अनुसार संधियां होती है मित्रों 5 प्रकार की। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। और हमारे शास्त्रीय ग्रंथों के अनुसार भी संधियां 5 प्रकार की होती है। लेकिन जो लघु सिद्धांत कौमुदी अर्थात आचार्य वरदराज के अनुसार जो संधियां हैं वो कितनी हैं? वो हैं मित्रों 3। और सामान्य रूप से भी संधियां कितने प्रकार की मानी गई? 3 प्रकार की। वैसे यहां पर लघु सिद्धांत कौमुदी पूछ रहा है तो फिर कितने प्रकार की आपको स्वीकार करनी पड़ेगी? 3 प्रकार की। आपका जवाब क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2। बिल्कुल। कौन कौन सी?
स्वर, व्यंजन, विसर्ग, बिल्कुल अच, हल और विसर्ग, अच, हल और विसर्ग। वैसे होती कितनी? 5 प्रकार की। किसके अनुसार? सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। हमारे शास्त्रीय ग्रंथों के अनुसार भी मित्रों 5 ही प्रकार की होती है, लेकिन जो आचार्य वरदराज हैं उन्होंने जो लघु सिद्धांत कौमुदी लिखा है, उन्होंने प्रकृति भाव को स्वर संधि में तथा स्वादि संधियों को विसर्ग संधि में समाहित करके संधियों के 3 भेद बताए हैं। कितने बताए हैं? 3। इसलिए सामान्य रूप से लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार संधियां त्रिधा 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की होती है। चलिए आगे चलते हैं मित्रों, लीजिएगा अगला। संधि, संधि नित्यम न भवति, नित्य नहीं होती है। आपको पता है, आपको पता है संहिता, 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 संहितेक, संहितेक, एक पदे, पदे, संहितेक पदे, नित्या, 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 धातु, धातु, पसर्गयो, सर्गयो, 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 संहिता, संहितेक पदे नित्या, नित्या धातु उपसर्गयो, नित्या, नित्या, संहितेक पदे नित्या, नित्या धातु उपसर्गयो, समासे, समासे, नित्या, समासे, नित्या, समासे, समासे, नित्या, समासे, नित्या, वाक्य तु, समासे नित्या, वाक्य, वाक्य तु, तु, विवक्षा, विवक्षा, विवक्षा में प्रेक्षते, प्रेक्षते। देखो क्या बोला गया है? संहिता मतलब संधि एक पद में नित्य होती है, धातु और उपसर्ग के बीच नित्य होती है, समास में नित्य होती है, और वाक्य में कैसी होती है? वैकल्पिक होती है। विवक्षा बोलने की इच्छा पर निर्भर करता है, वक्ता की इच्छा पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर जो जवाब है बिल्कुल 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 क्या आ जाएगा? वाक्य आ जाएगा मित्रों। क्या आ जाएगा? वाक्य। यहाँ आपका जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वाक्य हो जाएगा। वाक्य में संधि कार्य वैकल्पिक होता है, करना नहीं करना बोलने की इच्छा पर निर्भर करता है। चलिए जानते हैं मित्रों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लीजिएगा अगला प्रश्न। वर्णानाम अत्यधिक निकटता भवति, वर्णों की अत्यधिक निकटता को क्या कहते हैं? जैसे कि पाणिनि ने संधि की परिभाषा दी है, परः, परः, सन्नि कर्षः, सन्नि, सन्नि कर्षः, परः, सन्नि कर्षः, संहिता। 2 वर्णों की अत्यधिक निकटता को क्या कहते हैं? पर, पर का मतलब होता है बाद वाला। अब बाद वाला कब होता है मित्रों? जब कोई आगे वाला हो। अपन कहना कोई सेकंड आया, सेकंड कब आएगा? जब कोई फर्स्ट आए। जब कोई फर्स्ट आएगा तभी सेकंड आना संभव है, अगर फर्स्ट नहीं आएगा तो फिर सेकंड आना संभव नहीं है। मतलब पीछे वाला तभी संभव है जब कोई आगे वाला हो, आगे वाला कोई हो। तो यहाँ पर पूर्व और पर, पूर्व और पर वर्णों में सन्निकर्ष है, अत्यधिक समीपता हो, निकटता हो, उस निकटता को क्या कहा जाता है? संहिता। और संहिता संधि का पर्याय है, संधि का पर्याय है। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा? बताइएगा। बिल्कुल 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 क्या हो जाएगा मित्रों? संहिता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संहिता। यहाँ आपका जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लीजिएगा मित्रों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, कुत्र सवर्ण दीर्घ संधि नास्ति, कहाँ सवर्ण दीर्घ संधि नहीं है? देखो दात्र प्लस अंश अ प्लस अ को मिलाने पर क्या बना है? दात्रांश, अर्थात यहाँ पर दीर्घ है, बिल्कुल है, सवर्ण दीर्घ है। फिर देखो श्री प्लस ई प्लस ई को मिलाने पर मतलब यहाँ पर दीर्घ ई, बाद में भी दीर्घ ई, दोनों को मिलाने पर दीर्घ ई किया गया, अर्थात शीर्ष में भी है। फिर देखो बानु प्लस उदय, उ प्लस उ दोनों सवर्णों का योग है, इसलिए यहाँ भी दीर्घ है। फिर देखो सक प्लस अंदु, यहाँ पर सकांदु न हो करके क्या हो रहा है? सकंदु हो रहा है, इसलिए सकंदु में जो संधि है वो कौन सी है? पर रूप है। कौन सी है? पर रूप संधि है। वार्तिक आता है, क्या आता है? सकंदु आदिशु पर रूप वाच्यम, क्या आता है? सकंदुआ, सकंदु आदिशु, सकंदु आदिशु, सकंदु आदिशु पर रूप वाच्यम, पर रूप वाच्यम। ये एक वार्तिक हमें प्राप्त होता है, क्या आता है? सकंदु आदिशु पर रूप वाच्यम, यानी सकंदु गण के कुछ शब्द हैं, सकंदु, करकंदु, कुल्टा, मनीषा, हलीसा, लांगलीसा, पतंजलि। इन शब्दों में अपवाद स्वरूप कौन सी संधि होती है? पर रूप होती है,
कौन सी होती है, पर रूप। लेकिन यहाँ पर रूप तभी होगी जब टी संज्ञा भी हो। क्या हो, टी। और टी किसे कहते हैं, अचोन्त्यादि टी। क्या, अचोन्त्यादि टी। चलिए जानते हैं मित्रों आगे अगले प्रश्न की ओर देखिएगा। अगला प्रश्न है, कस्मिन विकल्पे, किस विकल्प में वृद्धि नहीं है, वृद्धि। किस विकल्प में वृद्धि, ये वृद्धि शब्द है मित्रों, वृद्धि संधि कार्य न भवत है। किस विकल्प में वृद्धि संधि का कार्य नहीं हुआ है, अर्थात किसमें वृद्धि संधि नहीं है। यहाँ पर ये मैं शुद्ध कर देता हूं मित्रों, थोड़ी अशुद्धि है, टाइपिंग एरियर है। देवेश्वर्यम कृष्णोत्कंठ्यम सबेसा लतेव। देखो अ प्लस आई को मिलाने पर आई होगा, अर्थात यहाँ पर वृद्धि है। अ प्लस अव को मिलाने पर भी अव होगा, वृद्धि है। सबा प्लस एस को सबेसा, वृद्धि है। लेकिन लता आ के साथ क्या मिलाया जा रहा है, ई, और मिलाने पर क्या हो रहा है, ए, अर्थात यहाँ पर जो संधि कार्य है वो कौन सा है मित्रों, गुण है, गुण है। अर्थात जो आपका आंसर है वही यही आंसर होगा, क्योंकि वृद्धि पूछ रहा है, सब में वृद्धि है और इसमें कौन सी है, इसमें है मित्रों गुण। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बिल्कुल आपके आंसर सही आ रहे थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गो प्लस यम इत्यत्र, गो प्लस यम इत्यत्र संधि पदम इस्यात्, मतलब गो प्लस यत्र से कौन सा संधि बनेगा। यहां पड़ा होगा वांतो, वांतो ही प्रति। एक ऐसा सूत्र आता है अयादि संधि में, वांतो ही प्रत्यय, मतलब वांत, वांत का मतलब हुआ वह हो अंत में, वह हो अंत में, मतलब वांत, वांत का मतलब हुआ वह अंत वाले। क्या, वांत मतलब वांत, वांत, वांत का मतलब हुआ वह अंत वाले। वो अंत वाले कौन कौन से हैं, आउ और आउ। कौन कौन से, वह, आउ और आउ। अयादि संधि में वांत वाले मतलब वह, आउ और आउ। ही प्रत्यय मतलब किसी प्रत्यय का बाद में क्या हो, क्या हो, क्या हो, ये हो, किसी प्रत्यय का हो यह, और आगे क्या हो, ओ या फिर औ। ओ औ के बाद किसी प्रत्यय का ये आए तो फिर वहां भी कौन सी संधि होगी, अयादि होगी। इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आपके आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं, गव्यम। क्या हो जाएगा, गव्यम आपका जवाब हो जाएगा मित्रों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, लीजिएगा ये अगला प्रश्न। गो प्लस अग्रम, बहुत अच्छा शानदार प्रश्न है मित्रों। अब आप जवाब दीजिएगा। आपको मैं बता देता हूं, गो प्लस अग्रम, गो प्लस अग्रम, यहां पर गो प्लस अग्रम, गो प्लस अग्रम, गो प्लस अग्रम में कौन सा संधि पद होगा, बता दीजिएगा। आप आंसर दीजिएगा, तब तक मैं आपको बताता हूं। गो प्लस अग्रम, गो प्लस अग्रम, इसको सही कर देता हूं। गो, ये अवग्रह है मित्रों, क्या है, अवग्रह है। चलिए अवग्रह है, देखो गो प्लस अग्रम मतलब गो के बाद में रस आए तो यहाँ पर प्रकृति भाव संधि होती है और विकल्प से प्रकृति भाव होती है, और प्रकृति भाव होने पर कोई संधि कार्य नहीं होता। इसलिए एक पद बन जाएगा, क्या बन जाएगा, गो, गो अग्रम। क्या बन जाएगा, गो अग्रम। और गो अग्रम में पूछे आपसे कौन सा संधि है, तो फिर आप बोल दोगे प्रकृति, प्रकृति भाव। कौन सा, प्रकृति भाव। फिर दूसरा देखो, दूसरा क्या है, गो के बाद में क्या आ रहा है, रस, पूर्व रूप संधि की स्थिति प्राप्त हो रही। कौन सी, पूर्व रूप संधि की स्थिति प्राप्त हो रही। इसलिए दूसरा जो रूप बनेगा वो क्या बनेगा, क्या बनेगा मित्रों, गो, गो, गो अग्रम, गो अग्रम। और गो अग्रम में आपसे पूछा जाए कि कौन सी संधि है, गो अग्रम में कौन सी संधि है। हेलो, क्लास में हूं। चलिए देखो गो अग्रम में कौन सी संधि है, तो यहां पर आपको बतानी होगी पूर्व रूप, पूर्व रूप स्वर संधि होगी। कौन सी होगी, पूर्व रूप स्वर संधि होगी। आंसर आने प्रारंभ हो गए। फिर देखो, फिर एक ऋषि हुए हैं स्पोटाइन, स्पोटाइन, वो कहते हैं अवंग स्पोटायन है। क्या कहते हैं, अवंग, अवंग, अवंग स्पोटायन, स्पोटायन, स्पोटायन है। क्या कहते हैं, अवंग स्पोटायन है। इस ऋषि के अनुसार ये कहते हैं कि गो शब्द के बाद, गो शब्द के बाद रस आए तो, पदांत गो शब्द के बाद रस आए तो मतलब गो के ओ का अवंग आदेश हो जाता है। क्या हो जाता है, अवंग आदेश हो जाता है। तो फिर यहाँ पर जो गो है, ये गो है, गो,
ये गो है, गो के बाद में क्या आ रहा है, अग्रम आ रहा है मित्रों, क्या आ रहा है, अग्रम। इस ग के ओ का क्या हो जाएगा, अवंगादेश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अवंगादेश। इधर क्या है, अग्रम है, क्या है, अग्रम। गो में से जो है इसकी क्या हो जाती है, इस संज्ञा, इस संज्ञा, इस संज्ञा हो जाती है, और इस संज्ञा हो जाने के बाद में क्या बचा है, ग औ, ग औ, ग औ, और इधर क्या है, अग्रम है, क्या है, अग्रम है। तो यहाँ मिलाकर के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, गौ, और इधर क्या है मित्रों, अग्रम है, क्या है, अग्रम है। अब यहाँ पर अ प्लस ए को मिलाने पर क्या हो जाएगा, आ करने पर क्या बनेगा, गवा, गवाग्रम, गवाग्रम। अब गवाग्रम में आपसे पूछे कि बताओ कौन सी संधि है, तो फिर आपको बतानी होगी दीर्घ स्वर संधि है। कौन सी है, दीर्घ स्वर संधि है। कौन सी है मित्रों, दीर्घ स्वर संधि है। आप देख लीजिएगा कौन कौन सी संधि हुई है, प्रकृति भाव, मतलब ये वाला रूप मिलेगा तो प्रकृति भाव आपको बताना पड़ेगा, ये वाला रूप बनेगा तो पूर्व रूप आपको बताना पड़ेगा, और ये वाला रूप मिलेगा तो फिर आपको कौन सी बतानी होगी, दीर्घ स्वर संधि बतानी होगी। तो यहां पर जो आंसर है वो आंसर क्या हो जाएगा, सर्वव्यापी हो जाएगा मित्रों, क्या हो जाएगा, सर्वव्यापी हो जाएगा। डी यहां पर आपका जवाब हो जाएगा, डी यहां आपका जवाब हो जाएगा मित्रों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लीजिएगा अगला प्रश्न आपके समक्ष, बहुत शानदार प्रश्न है। प्र प्लस उ इत्यत्र संधिपदम, संधिपदम हस्ति, इसका संधिपद होगा, आपको पता है इसका सूत्र बोला गया, क्या बोला गया, प्रादु, प्रादु, प्र, प्रादु, प्रादु होड़ो, प्रादु होड़ो रे, प्रादु होड़ो रे, रे शेषु, से, प्रादु होड़ो रे, प्रादु होड़ो रे, से, प्रादु होड़ो रे, शेषु, से, प्रादु होड़ो रे, शेषु, लिखने दो, प्रादु होड़ो रे, शेषु, प्रादु होड़ो रे, शेषु, ये इसका क्या है, प्रादु होड़ो रे, से, चलो बताओ क्या है, क्या है, प्रादु होड़ो रे, शेषु, इसके माध्यम से बताइएगा क्या होगा। आंसर आ रहे हैं, आंसर आ रहे हैं, नहीं गुण नहीं होगी, गुण नहीं होगी, गुण नहीं होगी, गुण नहीं होगी, गलत कह रहे हो। ये कहता है कि प्र के बाद में उ है, उ है, उ है, उ है, उड़ है, उड़ है, उड़ है, प्रादु होड़ो उड़ी, 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 एस, एस, और एस से, ये तीनों, ये पांचों शब्द आए हैं किसके बाद, प्र के बाद, तो फिर वहां गुण न होकर के वृद्धि होगी। कैसे होगी, वृद्धि होगी। प्रादु होड़ो डे से सूत्र के माध्यम से प्र के बाद में उ उड़ उड़ी एस से शब्द आएंगे तो फिर कौन सी होगी, वृद्धि होगी। बिल्कुल बिल्कुल सुनील जी धाकड़, बिल्कुल कौन सी होगी, वृद्धि होगी। इसलिए यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, प्रो है, क्या हो जाएगा, प्रो है, प्रो है। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रो है। सी यहां पर आपका जवाब हो जाएगा। इससे बनेगा, क्या बनेगा मित्रों, प्रो है, क्या बनेगा, प्रो है, प्रो है। इससे बनाएंगे तो क्या बनेगा, प्रोड है, क्या बनेगा मित्रों, प्रोड है। इससे बनाएंगे तो क्या बनेगा मित्रों, प्रोडी, क्या बनेगा, प्रोडी, क्या बनेगा, प्रोडी बनेगा मित्रों। और इससे बनाएंगे तो क्या बनेगा, प्रेस है, प्रेस है। और इससे बनाएंगे तो क्या बनेगा, प्रेस से, प्रेस से। ये उदाहरण बनेंगे मित्रों। ये सभी क्या हैं, जो गुण संधि हैं उसके अपवाद हैं। क्या है, अपवाद हैं, क्या है, अपवाद हैं मित्रों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लीजिएगा अगला प्रश्न, स्व प्लस इरिणी, ये इरिणी है मित्रों, क्या है, इरिणी, स्व प्लस इरिणी, यहां लिख देता हूं मैं, स्व, स्व प्लस इरिणी, स्व प्लस इरिणी, स्व प्लस इरिणी। बताइएगा संधि पदिश्यात इसका होगा, इसका सूत्र है ऐसे आता है, स्वा, स्वा दि रे रि णु। ये एक सूत्र हमें मिलता है, स्वादि रेणु। ये क्या कहता है मित्रों, एक बार देख लीजिएगा, स्व, स्व के बाद इर, 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 इरी, इरी, इरी और इरिणी, इरिणी। स्व के बाद इर, इरी, इरिणी शब्द आए तो फिर वहां भी गुण संधि न होकर के वृद्धि संधि होगी। कौन सी होगी, वृद्धि। यहां बनाएंगे तो बताओ क्या बन जाएगा, स्वेर है, क्या बनेगा, स्वेर है। यहां बनाएंगे तो क्या बनेगा, स्वेरी, क्या बनेगा, स्वेरी। और यहां बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, स्वेरिणी, क्या बन जाएगा, स्वेरिणी, क्या बन जाएगा, स्वेरिणी। तो बताओ क्या जवाब हो जाएगा, बिल्कुल
क्या जवाब हो जाएगा, क्या जवाब हो जाएगा बताओ, क्या हो जाएगा स्वेरिनी, कौन सा हो जाएगा बताओ, क्या हो जाएगा सी, सी यहाँ आपका जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा सी आपका जवाब हो जाएगा मित्रों। क्या बात है यार मित्रों, जवाब नहीं दे रहे आप। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा मित्रों। क्लास अच्छी लग रही, आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार बता दीजिएगा मुझे। आपको क्लास में मजे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, पढ़ने में मजा आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, बताइएगा एक बार कमेंट में हाँ ना यस नो लिख करके बताइएगा, यस नो लिख करके बताइएगा। अच्छी लग रही है क्या क्लास, लिखो ना मित्रों, कुछ तो लिखो, यस लिखो या नो लिखो, कुछ तो लिखो, लिखेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, लीजिएगा अगला प्रश्न। आर डी धाकड़ का आंसर आ गया है, बिल्कुल हाँ। चलिए देखिएगा, अवर्णाद, अवर्णाद मतलब अवर्ण के बाद, परे बाद में, अवर्ण के बाद पूर्व परयो, पूर्व परयो, अवर्णाद अची, देखो अवर्णाद अची मतलब अवर्ण के बाद, मतलब आ के बाद, अवर्ण के बाद अची, अची का मतलब है स्वर, स्वर, स्वर बाद में होने पर पूर्व परयो पहले और दूसरे वर्ण दोनों के स्थान पर का संधि स्यात है, कौन सी संधि होती है बताइएगा, बताइएगा वर्ती, वर्ती, वर्ती में से प्रश्न पूछ लिया गया है। सुनील जी धाकड़ बहुत 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 सर, बहुत बहुत अच्छी, धन्यवाद सुनील जी, वेरी नाइस, वाह वाह, इतने प्रेम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। चलिए जवाब दीजिएगा मित्रों। रेशमा जी का आंसर आ रहा है बी, पीताम्बर जी का बी, और संदीप जी का बी, संदीप जी का बी, मर्दुल्ला जी का यस। चलिए आंसर दीजिएगा मर्दुल्ला जी, आंसर दीजिएगा, क्या आंसर होगा, क्या आंसर होगा बी, बिल्कुल। कौन सा होगा, गुण संधि का काम यहाँ पर होगा, गुण संधि की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं साथियों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, लीजिएगा अगला प्रश्न। आदेश परे क संधि, ये भी वर्ती में से पूछ लिया है। आ मतलब अ वर्ण के बाद एच परे रहने पर कौन सी संधि होती है, आ के बाद एच ए ओ आई औ के होने पर कौन सी संधि होती है, बता दीजिएगा, बता दीजिएगा, बता दीजिएगा, आंसर दीजिएगा, बताइएगा। क्या वृद्धि होती है, वृद्धि एक आदेश होता है क्या, क्या गुणा एक आदेश होता है क्या, क्या पररूप एक आदेश होता है क्या, क्या पूर्व रूप एक आदेश होता है क्या, बता दीजिएगा, आंसर दीजिएगा। हाँ बिल्कुल, नर्मदा जी का आंसर आया है ए, हाँ बिल्कुल, वृद्धि एक आदेश होता है मित्रों, कौन सा होता है, वृद्धि एक आदेश होता है ए, यहाँ आपका जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मित्रों, लीजिएगा। पतंजलि इत्यत्र का संधि, बहुत अच्छी संधि है, बताइएगा। पतंजलि व्यंजन, व्यंजन संधि, पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि, पर रूप संधि, और इच्छुत्व, 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 इच्छुत्व संधि, बता दीजिएगा, आंसर दीजिएगा मित्रों। क्वेश्चन नंबर 84, जल्दी से 15 मिनट बच रहे हैं और 15 प्रश्न हमारे पास बच रहे हैं, एक एक मिनट में एक एक प्रश्न करना होगा मित्रों हमें। देख लीजिएगा, यहाँ पर जो पतंजलि में संधि होगी वो कौन सी होगी, एंगी पर रूपम, यहाँ पर पर रूप संधि आपको माननी होगी, कौन सी माननी होगी, पर रूप संधि मित्रों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, लीजिएगा। सारिंगिन जय, सारिंगिन जय इत्यत्र का संधि, तो आपको बता दूं मैं, सारगिन, 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 यहाँ हलंत है मित्रों, सारगिन प्लस जय, तो यहाँ पर यही ऑप्शन के रूप में हो जाएगा। यहाँ पर जो संधि है वो कौन सी है, सचुत्व व्यंजन संधि है, कौन सी है, सचुत्व, सचुत्व व्यंजन संधि है। लीजिएगा अगला प्रश्न। जगदीश आपको बताता, जगत, जगत प्लस ईसह, जगत प्लस ईसह, एक का क्या हो रहा है, 3 हो रहा है, और 1 का 3 कौन सी संधि में होता है, जस्तु में होता है, कौन सी में होता है, जस्तु में, इसलिए यहाँ पर जो आपका आंसर है सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, 87 नंबर। अनुस्वार से यही परे, अनुस्वार के बाद ये प्रत्यार का वर्ण बाद में होने पर आदेश इस्याते आदेश होगा, मतलब अनुस्वार के बाद, अनुस्वार के बाद क्या आए, यह प्रत्यार का कोई वर्ण आए तो फिर अनुस्वार का क्या आदेश होता है, आप सभी को याद है, परसवर्ण, परसवर्ण, परसवर्ण आदेश हो जाता है, क्या हो जाता है, परसवर्ण आदेश हो जाता है, अनुस्वार से यही परसवर्णम। तो यहाँ आपका जवाब क्या हो जाएगा मित्रों, परसवर्ण कार्य हो जाएगा, कौन सा काम हो जाएगा, परसवर्ण कार्य हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, लीजिएगा। समय कम है मित्रों, इसलिए थोड़ी जल्दी में कर रहा हूं, क्योंकि 15 मिनट हमारे पास बचे हैं और क्वेश्चन भी हमारे पास 15 ही बचे हुए हैं, 12 बचे हैं, कर लेंगे, कोई नहीं।
एतद प्लस श्रुत्वा संधि विच्छेद संधि पद स्यात् है, इसका संधि पद होगा, संधि पद होगा, बताइएगा कौन सा होगा। ये थोड़ा मिस्टेक में लिख रहा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, ऐसे है ये एतद 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 श्रुत्वा ऐसे लिखा हुआ है, एतद श्रुत्वा, बता दीजिएगा ये है एतद श्रुत्वा, बताइएगा क्या आएगा। यहाँ तो आपको पता है, यहाँ आपको पता है कौन सी संधि हो रही है, एक का 3 हो रहा है जस्तु, और यहाँ आगे वाला का भी क्या हो रहा है चौथा, तो यहाँ कौन सी संधि हो रही है, पूर्व सवर्ण, नहीं सॉरी छ का यहाँ हो रही है एतद, और स का क्या हो रहा है छ, तो यहाँ हो रही है कौन सी, छतु, कौन सी हो रही है, छतु, और दोनों ही पद शुद्ध हैं, इसलिए जवाब के रूप में क्या आ जाएगा, उभयो, क्या हो जाएगा, उभयो हो जाएगा। चलिए क्या हो जाएगा, यहाँ तो छत्व है मित्रों, और यहाँ कौन सी है, जस्तु है, दोनों पद शुद्ध हैं। चलिए आगे देखिएगा, शरणवती इत्यत्र संधि विच्छेद है, आपने पढ़ा होगा, अनाम नवती नगरी नाम इति वाच्यम, सटुत्व में नाम नवती नगरी तीनों शब्द आए, तो फिर न का ट वर्ग का भी न तथा नाम नवती नगरी के न का भी क्या होता है, न होता है, इसलिए यहाँ पर जो सस प्लस नवती ये दे रखा है, तो पहले प्राथमिकता इसी को रहेगी, ऑप्शन 2 यहाँ आपका जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, लीजिएगा 90 नंबर का प्रश्न, ये है ककुब, ब है, ये ब से बकरी है, मैं यहाँ लिख देता हूँ इस शब्द को, ये शब्द ऐसे हैं मित्रों, क कु ब भ ककुब बस्ती, ये शब्द है, बताइएगा क्या क्या संधि विच्छेद होगा, बता दीजिएगा, क्या ककुब प्लस बस्ती होगा, क्या ककुब प्लस हस्ती होगा, क्या ककुब प्लस हस्ती होगा, क्या ककुब प्लस बस्ती होगा, बताइएगा, आंसर दीजिएगा, आंसर दीजिएगा। आपको बताए 1 2 3 4 के आगे क्या है, तो 1 2 3 का तो क्या करना होता है, तीसरा, और इस आगे वाले वर्ण का उसी के आधार पर है का क्या करना, चौथा वर्ण करना, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है गुरुजी पूर्व सवर्ण, क्या कहलाता है, पूर्व सवर्ण, पूर्व सवर्ण। और ये पूर्व सवर्ण वाला जो संधि कार्य है वो किस में हुआ है, बिल्कुल किस में हुआ है, ककुब बस्ती में, ककुब बस्ती में, भी यहाँ आपका जवाब होगा। क्या बात है मित्रों, एकदम क्या शानदार जवाब है आप लोगों के, बिल्कुल। चलिए कस्मिन पदे, किस पद में अनुनासिक संधि नास्ति, अनुनासिक संधि नहीं है, किस पद में अनुनासिक संधि नहीं है, जवाब दीजिएगा। एतद प्लस मुरारी से एतन मुरारी, बिल्कुल एक का मतलब यहाँ पर द का क्या बनाया गया, पंचम वर्ण, 2 पंचम वर्ण अनुनासिक में होता है। जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ अनुनासिक है। वाक प्लस निपुण है, वांग निपुण है, जस्तु है मतलब अनुनासिक है। लेकिन देखो क का सिर्फ क्या हो रहा है, तीसरा, अर्थात यहाँ पर जो संधि है वो कौन सी है, जस्तु हुई है, इसलिए जो आपका जवाब है मित्रों वो कौन सा हो जाएगा, 3 आपका यहाँ पर जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 यहाँ आपका जवाब हो जाएगा। सब में इन तीनों में कौन सी है, अनुनासिक है, इसमें कौन सी है, जस्तु है, इसलिए ये आपका जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रातः राजते इत्यत्र संधि रूपम किम, ओरिजिनल आपको बता दूं मैं, ओरिजिनल जो अव्यय है प्रातर है, क्या है, प्रातर है। र के बाद र आए तो आगे वाले र का रोरी सूत्र से लोप हो जाता है, और ड्र लोपस से पूर्व दीर्घोर्ण सूत्र से अण का क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है, इसलिए प्रातः राजते यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी आपका यहाँ पर जवाब के रूप में हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, लीजिएगा 93 नंबर का प्रश्न। रामस चिनौती इत्यत्र संधि विच्छेद किम, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, क्या राम प्लस चिनौती होगा, क्या रामस प्लस चिनौती होगा, क्या रामस प्लस चिनौती होगा, क्या रामस प्लस चिनौती होगा, जवाब दीजिएगा। आंसर आ रहे हैं, सी आ रहे हैं, सी आ रहे हैं, ना गुरुजी ना, ना गुरुजी ना, ना गुरुजी ना। क्या जवाब होगा, क्या जवाब होगा, बी आपका जवाब होगा। क्या होगा, बी यहाँ आपका जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, लीजिएगा 94 नंबर का प्रश्न आपके समक्ष है, बहुत अच्छा प्रश्न है। धनुष प्लस टंकार इत्यत्र संधि रूपम किम, धनुष प्लस टंकार का संधि समस्त पद क्या होगा, बताइएगा, सीधा सा प्रश्न है, आंसर दीजिएगा मित्रों। बी 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 आंसर आ रहे हैं। अरे इसका दो 94 नंबर का, 94 नंबर के प्रश्न का आंसर दो।
अरे मेरे मित्रों 94 नंबर का आंसर दो, 94 नंबर का, जो 94 नंबर का प्रश्न है उसका आंसर दीजिएगा। ए। क्या बात है मेरे साथियों, बिल्कुल ए ही यहाँ पर जवाब के रूप में होगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, धनुष टंकार। क्या हो जाएगा? धनुष टंकार। और धनुष टंकार में यदि आपसे पूछे कि संधि कौन सी है तो फिर आप बता देना कौन सी है, सत्व विसर्ग है। कौन सी है? सत्व विसर्ग है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। लो ये है मित्रों शिवो। ये जो शब्द है, ये जो शब्द है वो मैं बता दूं आपको क्या है। शिवो ये वह है, वैसे वन है। शिवो अर्चे, ये शिवो अर्चे, यहाँ लिख देता हूँ शिवो, शिवो अर्चे, शिवो अर्चे। ये पद है, इसका संधि विच्छेद आप बता दीजिएगा क्या है। शिवो अर्चे पद का संधि विच्छेद आप बता दीजिएगा क्या है। आंसर दीजिएगा मित्रों, आंसर दीजिएगा अनूप जी ए। इसका क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर दीजिएगा। 95 नंबर के प्रश्न का आंसर दीजिएगा ए। राजू जी लोधा का आंसर आ गया, बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है। विजय जी पटेल ए कैसे होगा आपको बताए? आपको बताए शिवस प्लस अर्चे, शिवस प्लस अर्चे ही होगा। फिर इस स का स जू सो रू सूत्र से क्या होता है? रू, रू आदेश, रू में से बचता क्या है? र, र। फिर खरवसानी विसर्जन से इसका क्या हो जाता है? विसर्ग, विसर्ग हो जाता है। क्या हो जाता है? विसर्ग। विसर्ग होने के बाद में फिर वापस विसर्जन्य से स होता है। स का फिर क्या होता है? रू आदेश होता है। फिर रू का जो ऊ है, इस ऊ का, उस ऊ का क्या होता है? ऊ आदेश होता है। क्या होता है? ऊ। और यहाँ पर इस स का क्या बना दिया गया? ऊ बना दिया गया। क्या बना दिया? ऊ। और इधर क्या है? शिव है, शिव, शिव है। यहाँ पर शिव का अ और ऊ दोनों को मिला करके क्या होगा? ओ होगा। और बाद वाला जो अ है इसके साथ अवग्रह होगा। कौन सा? संधि करके, पूर्व रूप संधि कार्य करके अवग्रह, तब जाकर के बनेगा क्या बनेगा? शिव और छे। अर्थात यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा? 2 जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2। आइएगा मित्रों आगे बढ़ते हैं, लीजिएगा 96 नंबर का प्रश्न आपके समक्ष है। इसमें बहुत सारी मिस्टेकें हैं, मैं से कर देता हूं पहले ही। तो ये जो शब्द है थोड़ी अशुद्धियां हो गई, मिसप्रिंट है। ये शब्द है नमस्ते। क्या शब्द है? नमस्ते। पहले मैं शुद्ध कर देता हूं। पुना रास्ते, शंभु रास्ते, ये है मित्रों कवि, कवि, कवि रचयति। ये क्या है? रचयति, कवि। इसके बाद में है रचयति, कवि रचना करता है। और यह है शिशु, शिशु, शिशु रोदति। क्या है? शिशु रोदति, शिशु रोदति। यहाँ कोपी और यहाँ है हरेव, हरेव, यह अवग्रह है हरेव। यहाँ है शिवो, शिवो अयम, शिवो अहम। यहाँ मैं लिख देता हूँ, यह है शिवो, शिवो अहम। क्या है? शिवो अहम है। और यह है बालो, बालो अत्र। क्या है? लो अत्र। क्या है मित्रों? बालो अत्र। यह है यशोदा, नमो नमः, शिवो वंदे, शिवो वंदे और तेजोमय। क्या पूछ रहा है? कस्मिन विकल्पे समीचीनम उदाहरणम नास्ति। तो देखो रामश्च सत्व है, नमस्ते सत्व है, विष्णुस्त्राता सत्व है, धनुष्टंकार में सत्व है, पुनरमते रलोप है, शंभु में है, कवि रचयति में है, शिशुर रोदति में भी है, शिशुर रोदति में भी है। फिर उत में कोपी है, कॉपी है। और यहाँ पर ये कॉपी है, शिवोम भी है, बालो अत्र भी है। लेकिन आपको पता है, आपको पता है ये जो हरेव है, क्या रहा है? हरेव, हरेव, हरेव। ये हरेव में कौन सी संधि है? इस हरेव में है पूर्व रूप, पूर्व रूप, पूर्व रूप। इसलिए ये जो आपका जवाब है वो सी ही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी आपका यहाँ पर जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, लीजिएगा ये 97 वागीश, वागीश इत्यत्र संहिता संज्ञक वर्ण। जिन दो वर्णों के बीच में संधि कार्य होता है मित्रों, उन्हें कहा जाता है संहिता संज्ञक वर्ण। अब यहाँ वागीश में आपको पता है संधि विच्छेद क्या होता है? वाक प्लस ईस है, वाक प्लस ईस है। अर्थात क और ई ये दोनों क्या हैं? संहिता संज्ञक वर्ण हैं। कहाँ हैं? क प्लस ई। तो यहाँ जवाब के रूप में क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा।
चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, लीजिएगा। तो आप ही अच्छा प्रश्न है मित्रों। दऊ दऊ प्लस अपी, दऊ प्लस अपी कौन सी संधि है? कौन सी संधि है? अयादी संधि है। अयादी अयादी स्वर संधि यहां पर स्वीकार करनी होगी, इसलिए क्या हो जाएगा? दऊ प्लस अपी, यहां आपका जो सी है वो आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, लीजिएगा। 99 कस्मिन पदे, किस पद में यण संधि कार्य ना भवते? किसमें यण संधि नहीं हुआ? सुधि प्लस उपास्य, शुद्धोपास्य हुआ है। मधु प्लस हरि, मधुवरी हुआ है। लो प्लस यम, लव्यम लव्यम लव्यम। और ली प्लस आकृति, लाकृति। किसमें नहीं हुआ है? जवाब दीजिएगा। मधुवरी में हुआ है लो प्लस यम। तो यहां पर जो काम हुआ है वांतो ही प्रत्यय सूत्र के द्वारा हुआ है, और वांते ही प्रत्यय सूत्र करता है मित्रों अयादी कार्य, अर्थात यहां पर अयादी संधि हुई है, बाकी सब में यण संधि हुई है। द्विकाल यण संधि में ही होता है। चलिए अंतिम प्रश्न, समीचीनम अस्ति सही है। सिद्धांत कौमुदी के अनुसार संधि भेदा 3, बिल्कुल 3 होती है। लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार 3 होती है। कौन कौन सी? अच अच संधि, दूसरी होती है हल संधि, और तीसरी होती है मित्रों विसर्ग संधि। ये किसके अनुसार होती है? तीनों लघु सिद्धांत कौमुदी। सिद्धांत कौमुदी के अनुसार 3 तो ये होती है, एक होती है प्रकृति भाव, एक होती है प्रकृति भाव, और एक इसके अंतर्गत आ जाती है कौन सी? स्वादि। स्वादि 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 को जो लघु सिद्धांत कौमुदी में है वो विसर्ग में समाहित कर दी। किसमें? विसर्ग में। विसर्ग में किसको समाहित किया गया? स्वादि को। और प्रकृति भाव को किसमें? अच में। अच का मतलब है स्वर में, स्वर में। और हल का मतलब है व्यंजन में, व्यंजन में, व्यंजन में। तो यहाँ पर लघु सिद्धांत कौमुदी में 3 बताई गई, और सिद्धांत कौमुदी में 5, और सामान्य रूप से भी संधि के भेद 3। इसलिए यहाँ पर जो आपका समीचीनम आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए शाबाश मित्रों, आप सब ने क्लास को आनंद से एंजॉय किया है, देखा है। 11 टेस्टों की श्रृंखला है। देखिएगा मित्रों, आज बुधवार है। अब मैं आपको बताएं, मैं 3 दिन की छुट्टियों पे रहता हूं। गुरु शुक्र शनि 3 दिन तक मैं ऑनलाइन क्लास नहीं लूंगा, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूं आपसे। लेकिन संडे के दिन 5:30 बजे मैं 4थे नंबर की टेस्ट सीरीज, यानी जो 4थे नंबर का टेस्ट है उसका सॉल्यूशन लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी मित्रों का दिल से धन्यवाद। थैंक यू मित्रों।